अगर आप इस वीडियो तक पहुंच चुके हैं, तो शायद आप किसी ऐसी जगह से गुजरे हैं जहां दिल ने बहुत ज्यादा महसूस किया और जुबान ने बहुत कम कहा। शायद आपने भी वो रिश्ता जिया है जहां आप सब कुछ दे रहे थे, पर बदले में आपको सिर्फ चुप्पी मिली। या शायद कोई ऐसा आपके जीवन में था जो हमेशा कहता था कि आप ही गलत हैं और आप उस पर यकीन करने लगे। मैं नहीं जानता आप किस मोड़ पर खड़े हैं, पर एक बात मैं पूरे यकीन से कह सकता हूं, आप अकेले नहीं हैं। और ये वीडियो इसी वजह से है, न कि आपको बदलने के लिए, बल्कि आपको समझने के लिए। क्योंकि शायद आप बहुत देर तक सुने नहीं गए। ये वीडियो किसी सही या गलत का पाठ नहीं है। यह एक शांत संवाद है, आपके और आपके भीतर के उस हिस्से के बीच जो थक चुका है, जो हर बार खुद से समझौता करता है और फिर खुद पर ही गुस्सा हो जाता है। हम यहां सिखाने नहीं आए हैं, हम यहां याद दिलाने आए हैं आप कौन थे इससे पहले कि आपको बदल दिया गया। ये सफर है पहचान से मुक्ति तक का। इस वीडियो में हम साथ मिलकर एक ऐसी कहानी को खोलेंगे जो सैकड़ों बार दोहराई गई है, पर हर बार नई तरह से चुभी है। क्योंकि नार्सिसिस्ट्स और एम्पैथ्स की दुनिया एक दूसरे से उलटी है। एक प्यार को कंट्रोल में बदलता है और दूसरा कंट्रोल को भी प्यार समझने की कोशिश करता है। अगर आप खुद से ये सवाल पूछ चुके हैं, मैं इतना क्यों सोचता हूं? क्या मैं ही बार बार माफ करके गलत कर रहा हूं? क्या मैं ही सब कुछ ठीक करने की जिम्मेदारी ले रहा हूं? क्या मुझे ही ज्यादा फील होता है और उसी का फायदा उठाया जा रहा है? तो आप इस वीडियो में खुद को पालेंगे। यहां हम आपको कोई नाम नहीं देंगे, न पीड़ित न दोषी, बस एक समझ देंगे ताकि आप अपने भीतर की आवाज फिर से सुन सके। तो इस वीडियो में आप क्या सीखेंगे? बहुत कुछ। पर सबसे पहले आप खुद को पहचानेंगे। हम साथ मिलकर समझेंगे कि नार्सिसिस्ट कैसे धीरे धीरे एक एम्पाथ के भावनात्मक ताने बाने को बुनता है, कैसे चार्म और केयर का नकाब पहना जाता है, कैसे गिल्ट, कंफ्यूजन और साइलेंस को वेपन बनाया जाता है, और कैसे ये सब इतनी नरमी से होता है कि आप देख भी नहीं पाते पर महसूस करते रहते हैं। हम समझेंगे लव बॉम्बिंग क्या होता है, गैसलाइटिंग कैसे आपको अपनी ही सच्चाई से दूर कर देता है, ट्रॉमा बॉन्ड क्यों आपको बार बार खींच लाता है उसी इंसान के पास जिसने आपको तोड़ा, फ्लाइंग मंकीज क्या है, और कैसे दूसरों को आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है, और सबसे जरूरी, आप कैसे इस साइकिल को तोड़ सकते हैं बिना खुद को दोष दिए, बिना नफरत में डूबे। लेकिन ये सब एक बार में नहीं होगा, ये सफर है। हर चैप्टर आपको थोड़ा और अपने करीब ले जाएगा, कभी असहज महसूस करवा सकता है, पर सिर्फ इसलिए क्योंकि सच्चाई अक्सर वो नहीं होती जो हमने अपने बारे में मान ली होती है। शायद कभी कभी आंसू आएंगे, कभी कड़वाहट भी महसूस होगी, पर उसके नीचे एक सुकून छुपा होगा। कि अब आप समझ पा रहे हैं क्यों ये वीडियो पूरा देखना जरूरी है? क्योंकि हीलिंग आदि जानकारी से नहीं होती। अधूरी समझ कंफ्यूजन और गिल्ट को और बढ़ा देती है। ये वीडियो एक चित्र की तरह है, हर चैप्टर उस चित्र का एक हिस्सा है। अगर आप बीच में रुक गए, तो हो सकता है आप वही सवाल ले लिए फिर से लौट आई जिनका जवाब मिल सकता था। तो इस बार खुद के लिए समय निकालिए, खामोशी में बैठिए और बस सुनिए। एक आखिरी बात, यह वीडियो आपको आंसर्स देगा, पर और भी ज्यादा ये आपको वो सवाल देगा जिनसे आपने अब तक मुंह मोड़ा था। ये वीडियो आपको बताएगा कि आप क्यों इतने अच्छे हैं और कैसे उसी अच्छाई को आपके खिलाफ इस्तेमाल किया गया। ये वीडियो आपको जिम्मेदारी से नहीं, बल्कि समझदारी से बाहर निकालना सिखाएगा। आप में कुछ भी टूट नहीं गया है, वो सब कुछ आज भी आपके भीतर है, बस धूल जमी है और हम मिलकर उसे साफ करेंगे। चैप्टर 1, द एम्पैथ्स कर्स, व्हाई काइंडनेस बिकम्स अ वीकनेस। मुझे लगा था मैं बस एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूं, पर धीरे धीरे मेरी अच्छाई ही मुझे तोड़ने लगी। इसी एक वाक्य में छुपा है हर एम्पैथ की कहानी। क्योंकि एम्पैथ होना सिर्फ एक पर्सनालिटी ट्रेट नहीं है, ये एक कर्स जैसा महसूस होता है जब आपकी सहानुभूति आपकी हिफाजत करना छोड़ देती है। शुरुआत हमेशा बहुत मासूम होती है। आप सिर्फ इतना चाहते हैं कि सामने वाला ठीक हो जाए। आप दूसरों का दर्द देखकर नजरें नहीं फेर सकते। आप हमेशा
किसी की बात पूरी सुनना चाहते हैं, बिना टोके, बिना जज किए। आप हर उस चीज को महसूस कर लेते हैं जिसे दूसरा व्यक्ति छुपा रहा है, और यहीं से बनता है कनेक्शन। पर यह कनेक्शन एक बराबरी का रिश्ता नहीं होता। ये एक असंतुलित पुल बनता है जहां आप हमेशा झुकते जाते हैं और सामने वाला आपकी छाया में खड़ा हो जाता है। एक एम्पैथ के लिए ना कहना मुश्किल होता है, क्योंकि जब आप किसी के आंसुओं में उसकी टूटी हुई कहानी देख लेते हैं, तो फिर आप उसके झूठ को भी दर्द मानकर माफ कर देते हैं। एम्पैथ बार बार सोचता है, उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, लेकिन शायद वो टूटा हुआ है। उसका गुस्सा गलत था, पर शायद उसकी परवरिश ही ऐसी रही हो। वो मुझे क्यों दोष दे रहा है? शायद मैं ही ज्यादा सेंसिटिव हूं। हर बार एम्पैथ खुद को ही काटता है, खुद को ही झूठा ठहराता है, और नार्सिसिस्ट की कहानी में खुद को ही विलेन बना लेता है। पर असली त्रासदी यहां नहीं है। असली त्रासदी यह है कि एम्पैथ को समझ ही नहीं आता कि वो किस जाल में फंस रहा है। जब कोई बार बार आपकी लिमिट टेस्ट करता है, जब कोई आपकी साइलेंस को आपकी सहमति समझता है, जब कोई आपको तोड़ता है और फिर कहता है, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि तुमने प्रोवोक किया, तो उस समय एम्पैथ सोचता है, शायद मैं ही ट्रिगर बन गया। और इस शायद से उसकी पूरी पहचान हिलने लगती है। क्यों एक एम्पैथ बार बार अब्यूसिव रिलेशन में फंसता है? क्योंकि एम्पैथ अपने अंदर हीलर होने का भ्रम पालता है। उसे लगता है, अगर मैं बस थोड़ा और समझूं, थोड़ा और झेलूं, थोड़ा और सहन कर लूं, तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हर बार उसकी अच्छाई का जवाब इमोशनल मैनिपुलेशन होता है। हर बार एम्पैथी का रिवॉर्ड गैसलाइटिंग, ब्लेम शिफ्टिंग और आइसोलेशन बन जाता है, और वो समझ ही नहीं पाता कि आखिर क्या गलती कर रहा है। अच्छे होने की आदत आत्मत्याग में बदल जाती है। एम्पैथ को बचपन से यही सिखाया जाता है, दूसरों की मदद करना अच्छा है, सबको माफ कर देना चाहिए, अपने दर्द को पीछे रखो, दूसरों की मदद करो। पर उसे कभी ये नहीं सिखाया जाता कि हर कोई तुम्हारा भला नहीं चाहता, हर आंसू सच्चे नहीं होते, हर मुस्कुराहट में प्यार नहीं छुपा होता। और फिर वो दिन आता है जब एम्पैथ रोते हुए अकेला बैठा होता है, क्योंकि उसने फिर से किसी की मदद की थी और बदले में खुद को ही दोषी ठहरा लिया। वो अपने भीतर की मासूमियत को देखकर डरता है, क्योंकि अब वही मासूमियत उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी है। एम्पैथ की आत्मा कैसे बिखरती है? एक मनोवैज्ञानिक टुकड़ों में, वन, ओवर आइडेंटिफिकेशन विद अदर्स पेन। वो हर किसी का दुख अपना समझता है, किसी और की गलती के लिए भी अपने भीतर गिल्ट पालता है। टू, क्रॉनिक सेल्फ ब्लेम। जब सामने वाला चीखता है, एम्पैथ खुद को शांत करता है। हर लड़ाई में वह पहले माफी मांगता है, क्योंकि वो शांति चाहता है। थ्री, लॉस ऑफ बाउंड्रीज। ना कहना गुनाह लगता है। हर इमोशनल डिमांड पूरी करना उसका स्वभाव बन जाता है। फोर, इमोशनल एग्जॉस्शन। एम्पैथ बर्नआउट महसूस करता है, पर उसे नाम नहीं दे पाता। थकान नहीं, आत्मिक घुटन महसूस होती है। फाइव, आइडेंटिटी इरोजन। मैं कौन हूं? इस सवाल का जवाब धीरे धीरे मिटता है। वो खुद को सिर्फ उस लेंस से देखता है जैसे नार्सिसिस्ट उसे दिखाता है। पर क्या एम्पैथ हमेशा शिकार ही रहता है? नहीं। जब वह अंततः अपनी रिपीटेड सफरिंग को पहचानने लगता है, जब वो गिल्ट से बाहर निकलकर पैटर्न देखने लगता है, तो हीलिंग की शुरुआत होती है। हीलिंग कहां से शुरू होती है? हीलिंग वहीं से शुरू होती है जहां एम्पैथ पहली बार अपने लिए नहीं कहता है, जहां वो पहली बार सामने वाले की मदद रोकता है, क्योंकि अब उसे समझ आता है कि मैं किसी को ठीक नहीं कर सकता अगर वो खुद ठीक होना ना चाहे। हीलिंग तब होती है जब एम्पैथ खुद से कहता है, मेरी अच्छाई मेरी ताकत है, पर अब मैं इसे हर दरवाजे पर अंधाधुंध खर्च नहीं करूंगा। मैं किसी के दुख का मालिक नहीं हूं। मैं अब किसी टॉक्सिक व्यक्ति के रिडेम्पशन आर्क का हिस्सा नहीं बनना चाहता। एम्पैथ की शक्ति जब सीमाएं जुड़ती है, जब एम्पैथी के साथ बाउंड्रीज जुड़ती है, तो वही इंसान जो कल तक टूट रहा था, अब सबसे समझदार बन जाता है। क्योंकि अब वो सिर्फ फील नहीं करता, वो डिसर्न करता है। अब वो हर आंसू को समझता है, पर हर बार उसमें बहता नहीं। अब वो किसी को बचाने की जिद नहीं करता,
बल्कि खुद को बचाने का हक पहचानता है। एम्पैथी प्लस अवेयरनेस सुपर पावर। एम्पैथ जब ये जान जाता है कि उसकी संवेदनशीलता कोई अभिशाप नहीं, बल्कि अवेयरनेस के साथ एक ताकत है, तो उसका पूरा जीवन बदल जाता है। वो अब खुद को कमजोर नहीं मानता, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति मानता है जिसने इंसानियत की सबसे मुश्किल यात्रा पूरी की है। एक ऐसा व्यक्ति जो टूटा, झुका, बिखरा, पर फिर भी सीधा खड़ा हुआ अपने लिए। निष्कर्ष, अब आप किशोर हैं। एम्पैथ का कर्ज तब तक कर्ज रहता है जब तक आप खुद को समझ नहीं पाते। पर जिस दिन आप ये समझ लेते हैं कि मैं अच्छा हूं, पर मूर्ख नहीं, मैं सहानुभूति रखता हूं, पर हर किसी के लिए नहीं झुक सकता, ये मेरी जिम्मेदारी सिर्फ मेरी आत्मा है, उस दिन से आपकी हीलिंग शुरू हो जाती है। चैप्टर 2, लव बॉम्बिंग, द नार्सिसिस्ट्स परफेक्ट बाय। लव बॉम्बिंग, जब प्यार हथियार बन जाता है। हर कहानी की शुरुआत खूबसूरत होती है, खासकर जब शुरुआत एक नार्सिसिस्ट करता है। वो जानता है कि सबसे खतरनाक जाल वही होता है जिसमें फूलों की खुशबू होती है। जब एक एम्पैथ किसी नार्सिसिस्ट से मिलता है, तो पहले कुछ दिन, कुछ हफ्ते जादू की तरह लगते हैं। हर कॉल प्यारी होती है, हर मैसेज थॉटफुल, हर मुलाकात प्लान्ड और परफेक्ट। एम्पैथ सोचता है, शायद मुझे आखिरकार वो मिल गया जो मुझे समझता है। पर वो नहीं जानता, ये समझना नहीं, एक कैलकुलेशन है। लव बॉम्बिंग क्या है? लव बॉम्बिंग एक साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजी है। नार्सिसिस्ट इसे एक टूल की तरह इस्तेमाल करता है एम्पैथ के दिल में भरोसा, लगाव और डिपेंडेंसी पैदा करने के लिए। वो आपको इतना ओवरवेल्म्ड कर देता है अफेक्शन से कि आप डिस्टिंक्शन खो देते हैं। कौन सा इमोशन सच्चा है, कौन सा प्लान किया गया है। शुरुआत की कहानी, चार्मिंग ओवरडोज। वो आपको हर दिन अच्छे शब्द कहता है, तुम पहले जैसे नहीं हो, मैंने तुम्हारे जैसा दिल वाला इंसान कभी नहीं देखा, तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं। आपका सोशल मीडिया उसकी तारीफों से भर जाता है। आपके दोस्तों को लगता है, वाओ, ये रिश्ता परफेक्ट है। आप खुद को स्पेशल महसूस करने लगते हैं, जैसे कोई आपको फाइनली देख रहा हो, पूरी तरह। पर सच्चाई यह है कि नार्सिसिस्ट आपको देख नहीं रहा होता, वो आपको स्कैन कर रहा होता है। वो आपकी इनसिक्योरिटीज, आपके ट्रॉमा पॉइंट्स, आपके इमोशनल नीड्स को नोट कर रहा होता है, ताकि बाद में उन्हीं को कंट्रोल के लिए यूज कर सके। लव बॉम्बिंग की पहचान क्या है? एक, तेजी से कनेक्शन बनाना। कुछ ही दिनों में सोलमेट, डेस्टिनी, फॉरएवर जैसे शब्द आ जाते हैं। नार्सिसिस्ट कहता है, मैंने कभी किसी से ऐसा कनेक्शन महसूस नहीं किया। टू, ओवरवेलमिंग जेस्चर्स, बिग गिफ्ट, ट्रिप, सरप्राइज, नॉन स्टॉप टेक्सटिंग, सब कुछ अचानक बहुत इंटेंस हो जाता है। थ्री, पर्सनल बाउंड्रीज को तोड़ना। वो कहेगा, हम दोनों को फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं। आपकी पर्सनल स्पेस को क्लोजनेस के नाम पर इन्वेड करेगा। फोर, हाई स्पीड कमिटमेंट। जल्दी जल्दी फ्यूचर प्लान्स बनने लगते हैं, शादी, घर, बच्चे की बातें, जब आप बेरली उन्हें प्रॉपरली जानते हैं। एम्पैथ के लिए यह सब इंटॉक्सिकेटिंग होता है, क्योंकि एम्पैथ को हमेशा यह डर होता है कि शायद मैं प्यार के लायक नहीं हूं, और नार्सिसिस्ट इसी डर का फायदा उठाता है। वो आपको दिखाता है कि आप, मैं तुम्हारा आंसर हूं, और आप धीरे धीरे खुद को सरेंडर करने लगते हैं। इमोशनल हाई, एक एडिक्शन की तरह। लव बॉम्बिंग आपको डोपामीन, सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन के हाई पर डाल देता है। आपको लगता है आपने किसी रेयर सोल को पा लिया है, पर आप नहीं जानते कि यही इमोशनल हाई बाद में सबसे पेनफुल विथड्रॉल में बदलेगा। क्योंकि नार्सिसिस्ट जानता है, अगर शुरुआत ज्यादा इंटेंस रखी जाए, तो जब मैं डिस्टेंस बनाऊंगा, तब वो उतना ही क्रेव करेगा। एक सच, लव बॉम्बिंग लव नहीं होता। असल प्यार धीरे धीरे बिल्ड होता है, रिस्पेक्ट, ऑनेस्टी और अंडरस्टैंडिंग से। लव बॉम्बिंग में सबसे बड़ा झूठ यही होता है कि मैं तुम्हें इंस्टेंटली जान गया, क्योंकि कोई आपको बिना समय लिए पूरी तरह जान नहीं सकता। अगर कोई ऐसा कहता है, तो वो शायद जानना नहीं, नकल करना सीख चुका है। एम्पैथ की स्थिति उस समय कैसी होती है? एम्पैथ धीरे धीरे इमोशनली डिपेंडेंट हो जाता है। हर कॉल, हर तारीफ, हर मोमेंट उसे वैलिडेशन देता है। उसे लगता है, ये इंसान मुझे पूरा करता है। और नार्सिसिस्ट जानता है, अब उसने काबू पा लिया है।
लव बॉम्बिंग का असली मकसद क्या होता है? नार्सिसिस्ट को एक थिंग चाहिए, कंट्रोल। वो चाहता है कि आप उसकी इमोशनल पपेट बने, और ये तभी पॉसिबल है जब आप पहले उसके बिना अधूरे महसूस करने लगे। लव बॉम्बिंग एक जाल है जो दिखता है जैसे प्यार, पर असल में वह साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी का ब्लूप्रिंट है। जब लव बॉम्बिंग फेज खत्म होता है, एक दिन वो कॉल्स कम हो जाती है, टेक्स्ट्स में वार्मथ नहीं होती, वो अचानक बिजी रहने लगता है। आप पूछते हैं, क्या कुछ बदल गया है? तो वो कहता है, तुम्हें ही ज्यादा ओवर थिंकिंग की आदत है। आप सोचते हैं, शायद मैं नीडी बन गया हूं, शायद मुझे थोड़ी और स्पेस देनी चाहिए, ये शायद मैं ही ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूं। रियलिटी, नार्सिसिस्ट ने अपना काम कर लिया होता है। लव बॉम्बिंग का मकसद था आपको इमोशनली हुक कर देना। अब जब हुक लग चुका है, वो खुद को पीछे खींचता है ताकि आप उसे चेस करें, और आप चेस करते हैं क्योंकि आप उसी इंटेंसिटी को वापस चाहते हैं जो आपको शुरुआत में मिली थी। विथड्रॉल एंड कंफ्यूजन, एम्पैथ उस फेस को लव समझता है, और अब हर बार अब्यूज, इग्नोरेंस या नेग्लेक्ट के बाद वो उम्मीद करता है कि फिर से वैसा ही कनेक्शन मिलेगा। पर वो नहीं जानता, वो कनेक्शन कभी रियल था ही नहीं। वो एक केयरफुली डिजाइंड इल्यूजन था जिसका मकसद सिर्फ कंट्रोल पाना था। ब्रेकिंग द इल्यूजन। लव बॉम्बिंग से बाहर निकलना आसान नहीं होता, क्योंकि शुरुआत इतनी ड्रीमी होती है कि आप उससे जुड़ी हर दर्दनाक चीज को भी रोमांटिसाइज करने लगते हैं। आप कहते हैं, हमारे बीच सब परफेक्ट था, शायद अब एक फेज चल रहा है। पर सच्चाई ये है, वो परफेक्ट कभी था ही नहीं। वो एक मिरर था जिसमें नार्सिसिस्ट ने आपकी फैंटेसीज को रिफ्लेक्ट किया ताकि आप खुद ही उस इल्यूजन में खो जाएं। एम्पाथ का अवेकनिंग यहीं से शुरू होता है, जब वो पहली बार उस डिस्कनेक्ट को पहचानता है जो वर्ड्स और एक्शंस के बीच है। जब वो पहली बार सवाल करता है, क्या ये सच में प्यार है, या मैं सिर्फ उस इंसान से प्यार कर रहा हूं जो उसने शुरुआत में बनने का नाटक किया था। लव बॉम्बिंग का तोड़, अवेयरनेस प्लस बाउंड्रीज। एक, जब शुरुआत बहुत तेज हो। थोड़ा रुकिए। दो, जब कोई बिना जाने कमिटमेंट की बात करे, सोचिए कि ये कंट्रोल तो नहीं। तीन, जब कोई बार बार कहे, मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं, याद रखिए, प्यार में ओनरशिप नहीं होती। चार, जब कोई हमेशा आपको स्पेशल महसूस करवाए, देखिए कि उसके एक्शंस में कंसिस्टेंसी है या नहीं। निष्कर्ष, लव बॉम्बिंग एक इल्यूजन है जो एम्पाथ की अच्छाई और लॉन्गिंग को वेपन बना देता है। ये वो स्टेज है जहां नार्सिसिस्ट सबसे ज्यादा चार्मिंग होता है, पर असल में वो सबसे ज्यादा कैलकुलेटिंग होता है। एम्पैथ को ये जानना जरूरी है कि हर गहराई से दिया गया अटेंशन प्यार नहीं होता, कभी कभी वो मैनिपुलेशन की शुरुआत होती है। चैप्टर 3, द मिरर ट्रैप, बिकमिंग द परफेक्ट रिफ्लेक्शन। क्या आपने कभी किसी इंसान से मिलते ही यह महसूस किया है, ये तो मेरी ही तरह सोचता है, मेरी ही तरह महसूस करता है, जैसे आप किसी अजनबी से नहीं बल्कि खुद से ही बात कर रहे हो? आप सोचते हैं, ये कनेक्शन डिवाइन है, इतनी समझदारी, इतनी मैचिंग, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। और शायद यहीं आप उस ट्रैप में कदम रखते हैं जिसे नार्सिसिस्ट मिरर बनाकर आपके सामने रखता है। क्या होता है मिरर ट्रैप? नार्सिसिस्ट जानता है कि एम्पैथ को बाइंड करने का सबसे ताकतवर तरीका है खुद को उसकी तरह दिखाना। लव बॉम्बिंग ने आपको चौंकाया था, मिरर ट्रैप आपको वैलिडेट करता है। ये वही पड़ाव है जहां नार्सिसिस्ट आपकी हर बात से सहमति जताता है, आपके इंटरेस्ट्स, आपकी वैल्यूज, आपके दुख, यहां तक कि आपके ट्रॉमा तक से वह जुड़ने की कोशिश करता है। वो आपको रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, वो आपको स्टडी कर रहा है। हर बार जब आप अपनी कोई पर्सनल बात शेयर करते हैं, वो सुनता है जैसे उसने भी वही झेला हो। आप कहते हैं, मुझे अबैंडनमेंट से डर लगता है। वो कहता है, मुझे भी, मैं भी किसी ने छोड़ दिया था। आप कहते हैं, मैं लॉयल्टी बहुत मानता हूं। वो कहता है, मैं तो वही इंसान हूं, बस एक्सट्रीम लेवल तक। धीरे धीरे आपको लगने लगता है कि ये इंसान मेरा मिरर है, मेरी ही तरह टूटा हुआ, मेरी ही तरह गहरा। क्यों नार्सिसिस्ट ऐसा करता है? एम्पथ कनेक्शन चाहता है,
वो इमोशनल रेजोनेंस में विश्वास करता है। नार्सिसिस्ट को कनेक्शन में इंटरेस्ट नहीं, कंट्रोल में इंटरेस्ट होता है। वो जानता है कि अगर वो आपको कन्विंस कर दे कि मैं भी तुम्हारी तरह हूं, तो आप उस पर ब्लाइंड ट्रस्ट कर लेंगे। आप उसकी हर बात पर भरोसा करेंगे, हर कॉन्ट्रडिक्शन को ओवरलुक करेंगे और हर रेड फ्लैग को कोइंसिडेंस मान लेंगे। मिरर ट्रैप में नार्सिसिस्ट क्या करता है? 1. इमोशनल मिमिक्री। आपकी फीलिंग्स की कॉपी करता है। आपकी टोन, बॉडी लैंग्वेज तक मिरर करता है। 2. शेयर्ड पेन नैरेटिव। वो आपकी जिंदगी की कहानियों को अपनी जिंदगी की कहानियों से रिप्लेस करता है। 3. आइडियल सेल्फ का प्रतिबिंब बनता है। वो क्वालिटीज दिखाता है जो आप खुद में देखना चाहते हैं। 4. शैडो बॉन्डिंग्स। आपके डीपेस्ट फियर से जुड़ता है। आपको यह आभास देता है कि वह वही समझ सकता है जो दुनिया नहीं समझ पाई। पर यह सब कितना असली है? कुछ नहीं। ये प्रोजेक्शन है, एक ऐसा इल्यूजन जो नार्सिसिस्ट ने सिर्फ बॉन्ड बनाने के लिए गढ़ा है। वो खुद को वैसा नहीं बना रहा जैसा वो है। वो खुद को वैसा बना रहा है जैसा आप चाहते हैं। एम्पैथ क्यों ट्रैप में फंसता है? क्योंकि एम्पाथ हमेशा कनेक्शन की तलाश में होता है। उसे वैलिडेशन नहीं चाहिए, उसे रेजोनेंस चाहिए। और जब सामने कोई ऐसा आता है जो उसके हर जज्बे को दोहराता है, तो वो उसे डिवाइन कनेक्शन मान बैठता है। वो भूल जाता है कि शायद ये कनेक्शन उसके ही इमोशंस की कॉपी है, ना कि कोई असली समानता। एक नार्सिसिस्ट की स्किल, डीप मिररिंग। नार्सिसिस्ट आपकी लैंग्वेज सीखता है। आप अगर स्पिरिचुअल बात करते हैं, वो भी उसी टोन में बोलेगा। आप अगर एनालिटिकल सोचते हैं, वो भी फैक्ट्स और लॉजिक से बात करेगा। आप अगर वल्नरेबल हैं, वो भी अपने जख्मों की नजीरें देगा, भले ही वो फैब्रिकेटेड हो। उसका मकसद सिर्फ इतना होता है, तुम्हें लगे कि तुम उसे छोड़ नहीं सकते। स्लो कंट्रोल बिगिंस हियर। मिरर ट्रैप के बाद नार्सिसिस्ट धीरे धीरे आइडेंटिटी मर्ज करने लगता है। वो सटल बाउंड्रीज मिटाता है। आपकी पसंद उसकी पसंद बन जाती है। आपकी नापसंद को वो शेयर करता है। आप सोचते हैं हम सोल अलाइंड है। असल में आपकी सोल यूसर्व्ड हो रही होती है। डेंजरस आउटकम, सेल्फ इरेजर। एम्पैथ इतना डीपली जुड़ जाता है कि अब वो ये भी नहीं समझ पाता कि उसकी असली सोच क्या है और नार्सिसिस्ट का रिफ्लेक्शन क्या है। जब नार्सिसिस्ट धीरे धीरे डिस्टेंस बनाता है, तो एम्पैथ आइडेंटिटी क्राइसिस में चला जाता है। मैं कौन हूं अगर ये रिश्ता ना हो? यो क्या मेरी फॉइफ फीलिंग्स भी मेरी है या उसकी बनाई हुई? मिरर ट्रैप का साइकोलॉजिकल डैमेज, कांस्टेंट सेल्फ डाउट, आइडेंटिटी डिसइंटीग्रेशन, लॉस ऑफ पर्सनल एजेंसी, इमोशनल कंफ्यूजन, हाई ट्रॉमा बॉन्डिंग। एम्पैथ खुद को भूलने लगता है और नार्सिसिस्ट को ही अपना ट्रूथ मानने लगता है। ब्रेकिंग द मिरर, सेल्फ रीडिस्कवरी। ये ट्रैप तब टूटता है जब एम्पाथ फाइनली महसूस करता है, मैंने खुद को खो दिया है। जब उसे ये लगता है कि वो किसी को नहीं, बल्कि खुद की एक रिफ्लेक्टेड छवि को प्यार कर रहा था। ब्रेकिंग द मिरर मीन्स अपने ऑथेंटिक सेल्फ को दोबारा खोजना, हर बोरोड थॉट को वापस फेंकना, बाउंड्रीज को रिकॉग्नाइज करना और सबसे जरूरी, खुद पर फिर से विश्वास करना। हीलिंग क्वेश्चंस। खुद से पूछिए, क्या ये इंसान हर चीज में मुझसे मैच करता है? क्या ये बहुत परफेक्ट लग रहा है? दाई, क्या उसने कभी मुझसे डिसएग्री किया है? क्या उसकी भावनाएं खुद की लगती है या मेरी ही तरह बनाई गई है? क्या वो मेरी वल्नरेबिलिटीज का रेफरेंस बार बार यूज करता है? क्या मैं उसकी मौजूदगी में खुद को खोता जा रहा हूं? कंक्लूजन, मिरर ट्रैप नार्सिसिस्ट की सबसे रिफाइंड स्ट्रेटजी है। वो आपकी शैडो, आपकी लाइट और आपकी कंफ्यूजन को ब्लेंड करके आपको खुद से डिस्कनेक्ट कर देता है। पर जिस दिन एम्पाथ ये जान जाता है कि सच्चा प्यार वो होता है जो मुझे खुद के करीब लाए, ना कि खुद से दूर करे, उस दिन ये ट्रैप टूटने लगता है। चैप्टर 4, गैसलाइटिंग 101, ब्रेकिंग द एम्पैथ्स रियलिटी। कभी आपने अपने मन में ये सोचा है, आज शायद मैंने ही ज्यादा रिएक्ट किया, शायद मेरी याददाश्त ही सही नहीं है, शायद मैं ही ओवरली सेंसिटिव हूं, शायद मैं ही पागल हो रहा हूं। अगर आपने भी खुद से ऐसे सवाल किए हैं, तो बहुत मुमकिन है कि आप गैसलाइटिंग के शिकार हो चुके हैं। गैसलाइटिंग क्या है? गैसलाइटिंग एक सटल लेकिन बहुत
ही खतरनाक मानसिक खेल है। ये वो हथियार है जिससे नार्सिसिस्ट आपके परसेप्शन ऑफ रियलिटी को मैनिपुलेट करता है, इतनी फिनेस से कि आप खुद ही अपने विचारों, यादों और भावनाओं पर शक करने लगते हैं। ये इमोशनल अब्यूज का एक ऐसा रूप है जो ना आपको थप्पड़ मारता है, ना गाली देता है, पर आपको आपके ही सच से काट देता है। शिफ्टिंग रियलिटी, नार्सिसिस्ट की रणनीति। गैसलाइटिंग शुरू होती है छोटी छोटी बातों से। मैंने ऐसा कब कहा? तुम्हें हर चीज याद ही गलत रहती है। तुम तो हर बात में ड्रामा करते हो। तुम्हें हेल्प की जरूरत है। मैं तो बस तुम्हारा भला चाहता हूं। धीरे धीरे ये वाक्य आपके कॉन्फिडेंस की नींव हिलाने लगते हैं। एम्पैथ की सबसे बड़ी त्रासदी सेल्फ डाउट। एम्पैथ का दिल सॉफ्ट होता है। वो हर फीडबैक को अब्सॉर्ब करता है। इसलिए जब नार्सिसिस्ट बार बार उसे यही जताता है कि तुम ही गलत हो, तुम ही ओवरथिंक करते हो, तुम ही अनस्टेबल हो, तो एम्पैथ यही सोचने लगता है कि शायद वाकई उसमें ही कोई प्रॉब्लम है। गैसलाइटिंग कैसे काम करता है? 1. डिनायल ऑफ एक्सपीरियंस। मैंने ऐसा किया ही नहीं, तुम हेलुसिनेट कर रहे हो। वो बातें जो सच में हुई हैं उन्हें साफ झूठा बता दिया जाता है। 2. प्रोजेक्शन। नार्सिसिस्ट जो करता है वही आप पर आरोप लगाता है। अगर वो चीट करता है तो आप पर शक करता है। 3. मैनिपुलेटिंग एविडेंस। मैसेजेस डिलीट करना, कॉन्टेक्स्ट बदलना, आपके सामने सच को ट्विस्ट करना। 4. इमोशनल टोन शिफ्टिंग। जब आप तकलीफ जाहिर करें वो टोन बदल देता है। अब फिर से शुरू हो गया ड्रामा। तुम्हें समझ ही नहीं आता प्यार क्या होता है। एम्पथ का मन कैसे बिखरता है। उसे हर बार अपनी बात एक्सप्लेन करनी पड़ती है। हर बार वह खुद को डिफेंड करता है। वो कॉन्वर्सेशन के बाद गिल्ट में डूब जाता है। धीरे धीरे वो बोलना बंद कर देता है क्योंकि उसे लगता है मैं कुछ भी कहूं मैं ही गलत साबित हो जाऊंगा। गैसलाइटिंग एक साइलेंट पिंजरा है। ये एक ऐसा मेंटल ट्रैप है जिसमें आप बंद तो होते हैं पर आपको दरवाजा दिखता नहीं। आपकी सच्चाई पर किसी और का कब्जा हो जाता है। एम्पथ इस जाल में क्यों फंसता है? एम्पथ हर भावना को वैलिडेट करना चाहता है। अगर सामने वाला कहता है तुमने हर्ट किया, तो एम्पैथ सोचता है मैंने क्या किया होगा। वो ये नहीं सोचता कि क्या ये एक्यूजेशन सच्चा भी है या बस मैनिपुलेशन है। एम्पैथ हर्ट नहीं करना चाहता, बट नार्सिसिस्ट हर्ट को एक टूल बनाकर उसे इमोशनल गिल्ट में बांध लेता है। गैसलाइटिंग के असर गहराई से समझिए। मेमोरी फॉग। आपने क्या देखा, क्या महसूस किया, आपको याद नहीं रहता। डिसीजन पैरालिसिस। आपको कोई भी फैसला लेने में डर लगता है। क्या मैं फिर से गलत हूं? सेल्फ साइलेंसिंग। आप धीरे धीरे अपनी आवाज खो देते हैं। कुछ बोलूंगा तो फिर से झगड़ा होगा। क्रॉनिक अपोलोजाइजिंग। आप हर चीज के लिए माफी मांगने लगते हैं, यहां तक कि उन चीजों के लिए भी जो आपने की ही नहीं। नार्सिसिस्ट की असली जीत क्या है? जब आप खुद से ही भरोसा खो देते हैं। जब आप मिरर में खुद को देखकर भी यकीन नहीं कर पाते कि जो महसूस कर रहे हैं वो सही है। और नार्सिसिस्ट मुस्कुराता है क्योंकि अब उसे कुछ भी जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं। आपने खुद को ही झुका दिया है। ब्रेकिंग द स्पेल। कैसे पहचाने कि आप गैसलाइटिंग में है? क्या आप बार बार कॉन्वर्सेशंस को रिप्ले करते हैं ये सोचकर कि मैंने क्या गलत किया? क्या आप खुद को बार बार डिफेंड कर रहे हैं बिना किसी क्लोजर के? क्या आप खुद को मेंटली अनस्टेबल महसूस कर रहे हैं जबकि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था? क्या आप दूसरों से अपने पार्टनर के बिहेवियर को छुपाते हैं क्योंकि वो समझ नहीं पाएंगे? क्या आप अपनी इंस्टिंक्ट्स पर डाउट करने लगे हैं? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है, तो आपको उस सच से नजरें नहीं चुरानी चाहिए जो आपके भीतर धीरे धीरे आवाज दे रहा है। गैसलाइटिंग का तोड़ क्या है? 1. डॉक्यूमेंटेशन। अपनी बातें, घटनाएं, इमोशंस को लिखे। नार्सिसिस्ट वर्बल मैनिपुलेशन से खेलता है। रिटन रिकॉर्ड्स उसकी चालों को पकड़ते हैं। 2. रियलिटी चेक। ट्रस्टेड दोस्तों से फीडबैक ले कि क्या सच में मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूं? जब वो कहे नहीं तुम सही हो, तब वो वैलिडेशन आपके शैटर्ड कॉन्फिडेंस को जोड़ता है। 3. पैटर्न आइडेंटिफिकेशन। हर बार जब आप डाउट महसूस करें, पॉज करें। क्या ये आइसोलेटेड है या रिकरिंग? अगर पैटर्न बनता है तो समझिए ये एक्सीडेंट नहीं,
एजेंडा है। 4 इनर वॉइस की वापसी। मेडिटेट, जर्नल, रिफ्लेक्ट करें। वापस अपनी इंस्टिंक्ट्स को स्पेस दें बोलने का। वो कभी भी गलत नहीं होती, बस दबा दी जाती है। कंक्लूजन, गैसलाइटिंग से बाहर निकलना। गैसलाइटिंग आपके सोचने, महसूस करने और भरोसा करने की कैपेसिटी को तोड़ देता है। पर हीलिंग की शुरुआत वहीं से होती है, जहां आप पहली बार विस्पर सुनते हैं अपने भीतर से, शायद मैं ही गलत नहीं हूं। वो एक छोटी सी इंटरनल आवाज हीलिंग की सबसे पहली किरण होती है। आपका सच, आपका अनुभव किसी और की मर्जी से इनवैलिड नहीं हो सकता। जो इंसान आपको खुद पर शक करने पर मजबूर करता है, वो आपको नहीं, आपकी पहचान को मिटा रहा है। चैप्टर 5, द साइकिल ऑफ आइडियलाइज, डिवैल्यू, डिस्कार्ड। किसी रिश्ते में शुरुआत जब परियों की कहानी जैसी हो, तो उसका अंत टूटे हुए आईने जैसा क्यों होता है? एम्पैथ जब नार्सिसिस्ट से जुड़ता है, तो वो कभी नहीं सोचता कि एक दिन वो खुद को इतना अकेला महसूस करेगा, जितना कभी किसी टॉक्सिक रिश्ते ने नहीं कराया होगा। क्योंकि नार्सिसिस्टिक अब्यूज सिर्फ पेन नहीं देता, वो आपकी आइडेंटिटी को धीरे धीरे मिटाता है। 3 चरणों में। 1 आइडियलाइज, आपको पेडेस्टल पर बैठा देना। 2 डिवैल्यू, आपकी ह्यूमन क्वालिटीज को फ्लॉज बना देना। 3 डिस्कार्ड, आपको इमोशनल ट्रैश समझकर फेंक देना। फेज 1 आइडियलाइज, तुम मेरे सब कुछ हो। शुरुआत में नार्सिसिस्ट आपको उस अटेंशन, एडमिरेशन और वैलिडेशन से भर देता है, जो आपने शायद पूरी जिंदगी में कभी नहीं पाई थी। आपको लगता है शायद अब सब ठीक होने वाला है। वो आपको परफेक्ट कहता है, आपकी हर बात में इंटरेस्ट लेता है, आपके फ्लॉज को क्यूट और लवेबल बताता है। कहता है, मैं तुम्हारे जैसा कोई नहीं, और सबसे खतरनाक, तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। एम्पैथ धीरे धीरे खुद को खुलने लगता है, क्योंकि उसे लगता है मुझे एक्सेप्ट किया गया है पूरे दिल से। पर यह प्यार नहीं होता, ये हुक होता है। फेज 2 डी वैल्यू, तुम अब वैसे नहीं रहे। एक दिन अचानक सब बदल जाता है। वो बातें जो कभी आपको खास बनाती थी, अब इरिटेटिंग लगने लगती है। तुम बहुत ज्यादा इमोशनल हो, तुम्हें हर चीज में इशू निकालने की आदत है। तुम्हारा ओवरथिंकिंग मुझे परेशान करता है। तुम पहले जैसे नहीं रहे। अब वही इंसान जो आपकी हर बात पर मुस्कुराता था, अब हर बात पर नाराज होता है। एम्पैथ समझ नहीं पाता कि क्या बदला। क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या मैं वाकई बदल गया हूं? और नार्सिसिस्ट इस कंफ्यूजन को फ्यूल करता है, आपको कांस्टेंट गिल्ट और अपोलॉजी में डालकर। इमोशनल विथहोल्डिंग बिगिंस। अब वो आपको इग्नोर करता है, रिप्लाई नहीं करता, आंखों में वो वार्मथ नहीं रही। प्रेजेंस है पर कनेक्शन नहीं। एम्पैथ ज्यादा एफर्ट डालता है, और नार्सिसिस्ट उसे नीडी और क्लिंगी बुलाता है। मैं तुम्हारी नेगेटिविटी से थक गया हूं। एम्पैथ और भी टूट जाता है। उसे लगता है, अगर मैं थोड़ा और अच्छा बन जाऊं, तो शायद सब पहले जैसा हो जाए। पर वो नहीं जानता, आइडियलाइजेशन कभी सच्ची थी ही नहीं। फेज 3 डिस्कार्ड, तुम अब इररिलेवेंट हो। फिर एक दिन सब खत्म हो जाता है, बिना किसी क्लोजर, बिना किसी साफ एक्सप्लेनेशन के। नार्सिसिस्ट कोल्ड हो जाता है, कभी गोस्ट कर देता है, कभी एक फाइनल ब्लेम के साथ आपको पुश करता है। तुमने सब कुछ बर्बाद किया। एम्पैथ हक्का बक्का रह जाता है। इतनी गहराई के बाद अब कुछ भी नहीं। उसके सवाल अधूरे रह जाते हैं। उसका दिल गिल्ट में डूब जाता है। वो खुद को दोषी मानता है उसके लिए, जिसकी स्क्रिप्ट नार्सिसिस्ट ने पहले से लिख रखी थी। डिस्कार्ड हमेशा फाइनल नहीं होता। डिस्कार्ड एक ऐसा इल्यूजन है जहां नार्सिसिस्ट आपको छोड़ देता है, पर दरवाजा खुला छोड़ता है, ताकि जब उसे अटेंशन, वैलिडेशन या कंट्रोल की जरूरत हो, वो फिर से लौट सके। इसे ही हूवरिंग कहते हैं। और एम्पैथ, जो क्लोजर के इंतजार में होता है, फिर से दरवाजा खोल देता है। वाई दिस साइकिल हर्ट सो डीपली, क्योंकि ये सिर्फ रिश्ता नहीं तोड़ता, ये आपकी परसेप्शन को तोड़ता है। जिसने मुझे सबसे ज्यादा प्यार दिखाया, वही मुझे सबसे ज्यादा इग्नोर कर रहा है। मैंने सब कुछ सही किया, फिर भी ये क्यों हुआ? क्या मेरी वैल्यू सिर्फ इनिशियल फेज तक ही थी? एम्पैथ इन कॉन्ट्रडिक्शन से गिर जाता है और खुद को फिर से प्रूव करने की कोशिश करता है। पर नार्सिसिस्ट किसी प्रूफ की तलाश में नहीं था।
वो सिर्फ पावर डायनेमिक बनाना चाहता था। द एडिक्टिव नेचर ऑफ द साइकिल। हर आइडियलाइजेशन के बाद डिवैल्यूएशन में गिरना पेनफुल होता है, पर जब डिस्कार्ड होता है तो एम्पैथ उसी आइडियल फेस की क्रेविंग में वापस दौड़ता है। वो चाहता है कि वो पहला प्यार फिर से लौट आए, पर उसे ये समझ नहीं आता कि वो प्यार असली था ही नहीं। हाउ नार्सिसिस्ट जस्टिफाइज द साइकिल। तुमने मुझे फोर्स्ड किया रिएक्ट करने के लिए। तुमने मेरे साथ रिस्पेक्ट नहीं रखा। तुम इमोशनली अनस्टेबल हो। मैंने तुम्हें मौका दिया, पर तुमने सब खराब किया। एम्पैथ फिर से गिल्टी महसूस करता है और नार्सिसिस्ट का कंट्रोल और गहरा हो जाता है। व्हाट्स रियली हैपनिंग? नार्सिसिस्ट को लव नहीं, एडमिरेशन चाहिए। वो आइडियलाइजेशन से डोपामीन लेता है, डिवैल्यू से पावर फील करता है और डिस्कार्ड से डोमिनेंस कंफर्म करता है। उसके लिए ये साइकिल सर्वाइवल मैकेनिज्म है। एम्पैथ के लिए ये सोल इरोजन है। ब्रेकिंग द साइकिल। 1. Recognize the pattern। ये हर बार वही सीक्वेंस होता है। आइडियल, दे वैल्यू, डिस्कार्ड, हूवर, रिपीट। 2. Stop romanticizing the start। आइडियल फेज एक एक्ट था, प्रूफ नहीं। 3. Journal the transitions। ट्रैक करे कि कैसे वो बदलता गया। पैटर्न आपको क्लैरिटी देगा। 4. Set boundaries and stick to them। अगर आप अंदर लौटने देते हैं तो ये साइकिल कभी खत्म नहीं होगा। 5. Seek external perspective। थेरेपिस्ट्स, सपोर्ट ग्रुप्स और ट्रस्टेड लोगों से बात करें। बाहर की नजरें आपको साफ तस्वीर दिखा सकती हैं। कंक्लूजन। नार्सिसिस्ट का साइकिल एक प्रोग्राम स्ट्रक्चर है जिसमें हर फेज का मकसद कंट्रोल है। एम्पैथ जितना इस साइकिल को प्यार का फेज समझेगा, उतना वो इसमें फंसता रहेगा। हीलिंग वहीं से शुरू होती है जहां आप एक्सेप्ट करते हैं कि जो कुछ शुरू में डिवाइन लगा था वो शायद सबसे बड़ा इल्यूजन था। चैप्टर 7। द गिल्ट गेम। मेकिंग द एम्पैथ द विलन। आपने कभी गौर किया है, रिश्ता कितना भी टॉक्सिक क्यों ना हो, हर बार जब कुछ बिगड़ता है दोष हमेशा आपके सिर आता है। आपने रिएक्ट ज्यादा कर दिया, आपने बात को तूल दे दिया, आपने ट्रस्ट नहीं दिखाया, आपने उसे समझा नहीं, आपने ही सब बर्बाद किया। और धीरे धीरे आप खुद भी मानने लगते हैं कि शायद मैं ही गलत हूं। एम्पैथ को गिल्ट क्यों इतना आसानी से घेर लेता है? क्योंकि एम्पैथ का दिल सॉफ्ट होता है, उसकी कॉन्शियंस एक्टिव होती है, उसे अपने बिहेवियर पर विचार करना आता है। वो दूसरों को दुख नहीं देना चाहता। और नार्सिसिस्ट इसी क्वालिटी को हथियार बना देता है। द गिल्ट गेम। मैनिपुलेशन का अगला स्तर। जब नार्सिसिस्ट को लगता है कि आप सवाल पूछने लगे हैं, कि आप बाउंड्रीज बना रहे हैं, तो वो गिल्ट का इस्तेमाल करता है कंट्रोल वापस पाने के लिए। और ये गिल्ट सीधा नहीं आता, बल्कि बेहद सटल और क्लेवर तरीकों से आपकी कॉन्शियंस को मैनिपुलेट करता है। द सटल टैक्टिक्स ऑफ गिल्ट ट्रिपिंग। 1. इमोशनल ब्लैकमेल। अगर तुम मुझसे प्यार करते तो ऐसा कभी ना करते। मुझे लगता है अब मेरा कोई मतलब ही नहीं रहा तुम्हारी जिंदगी में। यहां गिल्ट इमोशनल ऑब्लिगेशन में बदल जाता है। डू विक्टिमहुड परफॉर्मेंस। नार्सिसिस्ट खुद को पूर मी बनाता है। मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया और तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया। अब एम्पैथ को लगता है कि वो ही क्रूर है। 3. पास्ट रिमाइंडर्स। तुम्हें याद है, तुमने भी एक बार ऐसा किया था। एक छोटी सी गलती को बार बार रिपीट करना, जिससे एम्पैथ खुद को इक्वल रॉन्ग डूअर मानने लगता है। 4. साइलेंट डिसअपॉइंटमेंट। न गुस्सा, न चिल्लाना, बस कोल्ड साइलेंस। ऐसा साइलेंस जो आपको ही इंट्रोस्पेक्शन की यातना में डाल दे। गिल्ट का असर क्या होता है? आप हर बार खुद को जस्टिफाई करने लगते हैं। आप अपोलॉजी देने लगते हैं, चाहे आपको नहीं देना चाहिए। आप अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस करते हैं सिर्फ पीस बनाए रखने के लिए। आप खुद की इंस्टिंक्ट को दबा देते हैं ताकि नार्सिसिस्ट को डिस्कंफर्ट ना हो। धीरे धीरे आप हर कॉन्फ्लिक्ट के बाद खुद को विलेन की तरह देखने लगते हैं। एम्पैथ की वल्नरेबिलिटी। सेल्फ ब्लेम। एम्पैथ का माइंड हर बार ये एनालाइज करता है, अब मैं कहाँ गलत था? और नार्सिसिस्ट उस सेल्फ रिफ्लेक्शन को गिल्ट का रूप दे देता है। एम्पैथ सोचता है, मैंने ही रिलेशनशिप खराब किया। अगर मैं थोड़ा और समझदार होता तो सब ठीक रहता। मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा थी। वो ये नहीं देख पाता कि जिस इंसान ने हर्ट किया वही अब उसे मॉरल शेम में धकेल रहा है।
Why narcissist needs you to feel guilty? क्योंकि गिल्ट से ज्यादा कोई चीज कंप्लायंस नहीं लाती। जब आप गिल्ट में होते हैं, आप कॉन्फ्रंटेशन से बचते हैं, आप मेकअप करने के लिए ओवर कॉम्पेंसेट करते हैं, आप बाउंड्रीज नहीं एनफोर्स करते, आप हर्ट होकर भी वापस लौटते हैं। गिल्ट एक इनविजिबल लीश बन जाता है जो नार्सिसिस्ट को कंट्रोल देता है, बिना जोर जबरदस्ती के। आप कब जाने कि आप गिल्ट ट्रैप में हैं? जब आप बार बार खुद को जस्टिफाई कर रहे हो और सामने वाला एक शब्द न कह रहा हो, जब आप रिश्ते को बचाने के लिए अपनी नीड सैक्रिफाइस करते हो, जब आप बार बार माफी मांगते हैं और फिर भी पीस नहीं आता, जब आपको अपने इमोशंस पर शर्म आती है, जब हर लड़ाई के बाद आपको लगता है मैं ही ज्यादा था, ये सब संकेत है कि आपको दोषी महसूस कराया जा रहा है, जानबूझकर। द टर्निंग पॉइंट, रिकग्नाइजिंग मैनिपुलेटेड गिल्ट। गिल्ट तब हेल्थी है जब वो आपके रियल एक्शंस पर बेस्ड हो। गिल्ट तब टॉक्सिक है जब वो आपके ऑथेंटिक इमोशंस और बाउंड्रीज पर थोप दिया जाए। नार्सिसिस्ट आपको आपकी सेंसिटिविटी से शर्मिंदा करता है ताकि आप उसे क्वेश्चन न कर सके। वो आपको आपकी असर्टिवनेस पर ब्लेम करता है ताकि आप उसे कॉन्फ्रंट न कर सके। वो आपको आपकी हर्ट पर गिल्ट देता है ताकि आप उसे छोड़ने की हिम्मत न कर सके। हाउ टू रिक्लेम योर इनर ट्रूथ। 1. रियलिटी चेक विद जर्नलिंग। सिचुएशन लिखिए। क्या आपने सच में कुछ गलत किया या बस डिसएग्रीमेंट था? आपको माफी क्यों मांगनी पड़ी? 2. टॉक टू अ न्यूट्रल ऑब्जर्वर। किसी ट्रस्टेड व्यक्ति से पर्सपेक्टिव लीजिए। क्या मैं वाकई ज्यादा हार्श था? कभी कभी बाहर की नजर आपका गिल्ट डिसॉल्व कर सकती है। 3. रिफ्रेम योर बाउंड्रीज एज स्ट्रेंथ। बाउंड्रीज सेल्फिश नहीं होती, बाउंड्रीज आपकी सेफ्टी होती है। 4. डिले योर रिस्पॉन्स। गिल्ट बेस्ड इंपल्सिव डिसीजन से बचिए। एक दिन ठहरिए, सोचिए, क्या ये गिल्ट रियल है या इंड्यूस्ड? रिमेंबर, यू आर नॉट द विलेन। नार्सिसिस्ट की सबसे खतरनाक चाल यही होती है कि वो आपको ऐसा महसूस करवा देता है जैसे आप ही प्रॉब्लम है, पर असल में आपकी अवेयरनेस, आपकी बाउंड्रीज, आपकी ऑनेस्टी ही नार्सिसिस्ट के इल्यूजन को तोड़ती है। आप उस सिस्टम के खिलाफ खड़े हो जाते हैं जो केवल कंट्रोल चाहता है, प्यार नहीं। कंक्लूजन, गिल्ट एम्पाथ के दिल में सबसे गहरा असर करता है और नार्सिसिस्ट इसे वेपन बना देता है। हर बार बड़ी सफाई से आपको लगता है आप प्यार निभा रहे हैं, पर आप मैनिपुलेशन सह रहे हैं। अब समय है खुद को उस कहानी से निकालने का जिसमें आप विलेन नहीं है, बल्कि एक ऐसे इंसान है जो सिर्फ समझना, जोड़ना और निभाना चाहता था। और यही सबसे ब्यूटीफुल पर सबसे डेंजरस बात थी। चैप्टर 8, साइलेंट ट्रीटमेंट एंड इमोशनल विथड्रॉल। जब चुप्पी भी एक सजा होती है, रिश्तों में कभी कभी चुप रहना जरूरी होता है, पर जब चुप्पी एक टूल बन जाए दूसरे को कंट्रोल करने का, उसे सजा देने का या उसे इमोशनली मैनिपुलेट करने का, तब वो सिर्फ खामोशी नहीं रहती, वो हथियार बन जाती है। और यही नार्सिसिस्ट करता है, साइलेंट ट्रीटमेंट और इमोशनल विथड्रॉवल से। क्या होता है साइलेंट ट्रीटमेंट? ये एक पैसिव एग्रेसिव टेक्निक है जिसमें नार्सिसिस्ट आपके साथ कम्युनिकेशन बंद कर देता है, आपको इग्नोर करता है, कोल्ड रहता है और आपको ये भी नहीं बताता कि क्यों। आप जब कुछ पूछते हैं, कोई जवाब नहीं मिलता। आप अपोलोजाइज करते हैं, फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं। आप कंफ्यूज्ड रहते हैं कि क्या हुआ है और आपने क्या गलत किया। यही उसकी असली चाल है, आपको इमोशनल अनसर्टेनिटी में रखना। साइलेंट ट्रीटमेंट का असली मकसद क्या है? 1. कंट्रोल वापस पाना। जब आप बाउंड्रीज सेट करते हैं या सवाल पूछते हैं, नार्सिसिस्ट आपको साइलेंस से पनिश करता है। E2. पावर का प्रदर्शन। मैं जब चाहूं बोलूंगा, जब चाहूं नहीं। एक तरह से ये डोमिनेंस एस्टैब्लिश करने का तरीका होता है। 3. एम्पैथ को खुद पर शक करवाना। मैंने ऐसा क्या किया जो वो इतना डिस्टेंट हो गया? आप इंट्रोस्पेक्शन में डूब जाते हैं और नार्सिसिस्ट साइलेंट कंट्रोल में। इमोशनल विथड्रॉवल, प्यार का हट जाना, साइलेंट ट्रीटमेंट का अगला रूप होता है। इमोशनल विथड्रॉल, जहां वो फिजिकली तो मौजूद है पर इमोशनली गायब। अब वो आपकी बातों में इंटरेस्ट नहीं लेता, वो आपकी खुशी में न्यूट्रल रहता है, वो इंटीमेसी से बचता है, वो अफेक्शन नहीं दिखाता,
पर यह सब अचानक नहीं होता। ये धीरे धीरे होता है ताकि आप खुद को ही दोष देना शुरू कर दें। एम्पथ का रिस्पॉन्स, प्लीजिंग टू फिक्स द साइलेंस। एम्पथ इस चुप्पी को तोड़ने के लिए हर कोशिश करता है। बार बार मैसेज करना, ये माफी मांगना, चाहे कुछ गलत ना किया हो, अपनी फीलिंग्स को दबाना, एक्स्ट्रा केयरिंग दिखाना। क्यों? क्योंकि एम्पैथ को अबैंडनमेंट से डर लगता है और नार्सिसिस्ट उसी डर का इस्तेमाल करता है अपने साइलेंस को और ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए। द पुश पुल पैटर्न, यही नार्सिसिस्ट विथड्रॉ करता है। 2, एम्पैथ इनसिक्योर होता है। 3, एम्पैथ ज्यादा एफर्ट डालता है। 4, नार्सिसिस्ट थोड़ा अफेक्शन देता है। 5, एम्पैथ रिलीफ महसूस करता है। 6, फिर नार्सिसिस्ट वापस विथड्रॉ करता है। ये पैटर्न एक इमोशनल एडिक्शन बन जाता है जहां एम्पैथ के लिए उस अफेक्शन की छोटी सी डोज हर पेन को भूलने लायक लगती है। Why it hurts so much? क्योंकि साइलेंस सिर्फ आवाज का ना होना नहीं है, ये एक भावनात्मक अस्वीकृति, रिजेक्शन होती है। जब कोई आपकी प्रेजेंस को इग्नोर करता है, आपकी आंखों को अवॉइड करता है, आपकी भावनाओं को वैल्यू नहीं देता, तो आपके अंदर एक इमोशनल वॉइड बनता है। एम्पैथ उस वॉइड को भरने की कोशिश करता है उसी इंसान से जिसने वो वॉइड क्रिएट किया है। साइंस यूर बीइंग इमोशनली पनिश्ड। हर डिसएग्रीमेंट के बाद लंबी खामोशी, बिना एक्सप्लेनेशन के डिस्टेंट बिहेवियर, कम्युनिकेशन का शटडाउन, अफेक्शन का अचानक बंद हो जाना, आपको इमोशनल बेगिंग करनी पड़ती है। प्लीज बात करो मुझसे। ये अब्यूज है। साइलेंस के जरिए आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी को तोड़ने की चाल। नार्सिसिस्ट की स्ट्रेटजी, कंट्रोल थ्रू एब्सेंस। वो प्रेजेंट होते हुए एब्सेंट रहते हैं, सामने बैठकर भी कोल्ड रहते हैं, आपकी बातों पर रिस्पॉन्ड नहीं करते, मैसेज का रिप्लाई घंटे, दिन या हफ्तों बाद देते हैं। फिजिकल क्लोजनेस में भी डिस्कनेक्ट महसूस होता है। एम्पैथ को लगता है कि शायद वही बहुत नीडी है, पर सच ये होता है नार्सिसिस्ट उसे सजा दे रहा होता है बिना एक शब्द बोले। द साइकोलॉजिकल डैमेज ऑफ साइलेंस, सेल्फ डाउट, मैं ही ओवर रिएक्ट कर रहा हूं क्या? इमोशनल फटीग, बार बार खुद को सही साबित करने की थकावट। लो सेल्फ वर्थ, क्या मैं इतना भी डिजर्व नहीं करता कि मुझसे बात की जाए? एंग्शियस अटैचमेंट, वो दूर जा रहा है, मुझे उसे रोकना होगा। ये सभी सिग्नल्स हैं कि आप एक टॉक्सिक इमोशनल डायनेमिक में फंस चुके हैं। एम्पैथी की सबसे बड़ी भूल, एम्पैथ अक्सर सोचता है शायद उसे अकेले रहने की जरूरत है, शायद मैं प्रेशराइज कर रहा हूं, शायद मैं ज्यादा इमोशनल हो रहा हूं। और यही नार्सिसिस्ट चाहता है कि आप हर बार अपनी इंट्यूशन को क्वेश्चन करें। हाउ टू ब्रेक द पावर ऑफ साइलेंट ट्रीटमेंट। 1, recognize it as manipulation। ये नेचुरल विड्रॉवल नहीं है, ये इंटेंशनल पनिशमेंट है। 2, डोंट चेस कम्युनिकेशन। जितना आप उसके पीछे जाएंगे, नार्सिसिस्ट उतना ही पावरफुल फील करेगा। 3, मेंटेन योर डिग्निटी, डोंट बेग फॉर अटेंशन। अपने इमोशनल वर्थ को याद रखें। 4, क्रिएट इमोशनल बाउंड्रीज। अगर साइलेंस कंटिन्यू हो तो कामली कम्युनिकेट करें। जब आप बात नहीं करते तो मैं खुद को इनविजिबल महसूस करता हूं और मैं ऐसे रिश्ते में नहीं रह सकता। 5, ऑब्जर्व द पैटर्न। क्या हर बार डिसएग्रीमेंट के बाद साइलेंस आता है? क्या अफेक्शन सिर्फ तब मिलता है जब आप गिल्ट में हो? कंक्लूजन, साइलेंट ट्रीटमेंट और इमोशनल विथड्रॉवल ऐसे टूल्स हैं जिनसे नार्सिसिस्ट एम्पैथ की इमोशनल रियलिटी को कंट्रोल करता है। एम्पैथ को हर बार लगता है कि अगर मैं थोड़ा और समझदार हो जाऊं तो साइलेंस टूट जाएगा, पर सच्चाई ये है ये साइलेंस आपकी गलती पर नहीं, उनकी स्ट्रेटेजी पर आधारित है। अब समय है कि आप चुप्पी को सम्मान का रूप न दें। वो चुप्पी जो आपको खुद से काट दे, वो हीलिंग नहीं, अब्यूज होती है। चैप्टर 9, फ्लाइंग मंकीज, द नार्सिसिस्ट्स आर्मी ऑफ एनेबलर्स। जब आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो आप सोचते हैं कि जंग बस एक इंसान के खिलाफ होगी, पर असली झटका तब लगता है जब आप पाते हैं कि वो अकेला नहीं है। आपके अपने दोस्त, रिश्तेदार या आसपास के लोग अब उसके शब्द बोलने लगे हैं और तब आप समझते हैं ये एक इंसान से नहीं, एक पूरे सिस्टम से लड़ाई है।
फ्लाइंग मंकीज कौन होते हैं? फ्लाइंग मंकीज वो लोग होते हैं जो नार्सिसिस्ट के लिए इमोशनल, सोशल या साइकोलॉजिकल वॉरफेयर लड़ते हैं। इनमें से कुछ जानबूझकर ऐसा करते हैं, कुछ अनजाने में, पर असर एक जैसा होता है। आप और ज्यादा आइसोलेटेड, गिल्टी और कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। नाम क्यों फ्लाइंग मंकीज? ये शब्द द विज़र्ड ऑफ ऑज से लिया गया है, जहां एक बुरी विच अपने आदेशों को पूरा करवाने के लिए उड़ते हुए बंदरों का इस्तेमाल करती थी। इसी तरह नार्सिसिस्ट भी अपने चार्म, गिल्ट ट्रिप्स या मैनिपुलेशन के जरिए दूसरों को अपने साइड में कर लेता है और फिर उन्हें आपके खिलाफ भेजता है। फ्लाइंग मंकीज का असली मकसद क्या होता है? एक, आपको कंट्रोल में रखना। उसने तो कहा, तुम बहुत सेंसिटिव हो, तुम्हें हर बात पर्सनली नहीं लेनी चाहिए। दो, आपको डाउट में डालना, वो तो तुम्हारे लिए इतना कुछ करता था, क्या तुम एग्जैजरेट नहीं कर रहे हो? तीन, नार्सिसिस्ट की क्लीन इमेज बनाए रखना। वो पब्लिक में विक्टिम बनता है और बाकी लोग उसके लिए सिंपैथी लाते हैं। श्योर, आपको आइसोलेट करना ताकि आपके पास कोई इमोशनल सपोर्ट ना रहे, आप टूटे और वापस उसी टॉक्सिक सर्कल में लौट आए। फ्लाइंग मंकीज की अलग अलग किस्में। वन, द इनोसेंट मैसेंजर। वो दोस्त जो कहते हैं, तुम दोनों को बैठकर बात करनी चाहिए। वो ड्रामा अवॉइड करना चाहते हैं पर आपके पेन को इनविलिड कर देते हैं। टू, द जस्टिफायर। भी वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसका बचपन मुश्किल था। आपके पेन को किसी और की कहानी से दबाया जाता है। थ्री, द अग्रेसिव डिफेंडर। जो आपकी हर बात पर रिएक्ट करता है, तुमने ही उसे हर्ट किया है। ये लोग नार्सिसिस्ट के भरोसेमंद सैनिक होते हैं। फोर, द स्पाई। जो आपसे बातें करके सारी जानकारी नार्सिसिस्ट तक पहुंचाता है। वो न्यूट्रल दिखते हैं पर लॉयल्टी उनकी किसी और के साथ होती है। एम्पथ को ये क्यों नहीं दिखता? क्योंकि एम्पथ हर किसी को अच्छे नजरिए से देखना चाहता है। वो मेरा दोस्त है, मुझे जज नहीं करेगा। शायद वो सिर्फ दोनों पक्ष समझना चाहता है। मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूं क्या? पर एम्पथ ये भूल जाता है कि ट्रूथ की न्यूट्रलिटी नहीं होती। अगर कोई आपकी सफरिंग को जस्टिफाई कर रहा है तो वो सच में आपके साथ नहीं है। नार्सिसिस्ट फ्लाइंग मंकीज कैसे तैयार करता है? वन, प्रिएम्प्टिव विक्टिम नैरेटिव। उसने मुझे बहुत हर्ट किया है। नार्सिसिस्ट पहले से लोगों को अपनी वर्जन बता देता है। दो, चार्म और मैनिपुलेशन। वो दूसरों के साथ फ्रेंडली, जेनरस और स्वीट रहता है ताकि जब आप सच बताओ तो लोग आपको ही ओवर इमोशनल माने। थ्री, सेलेक्टिव ट्रूथ शेयरिंग। वो अपनी हर गलती को छिपाता है और आपकी हर रिस्पॉन्स को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पेश करता है। फ्लाइंग मंकीज आपको कैसे नुकसान पहुंचाते हैं? आपकी इमोशनल हीलिंग को स्लो कर देते हैं, आपको वापस गिल्ट और कंफ्यूजन में धकेलते हैं, आपके रियलिटी चेक को डिस्टॉर्ट कर देते हैं। नार्सिसिस्ट के लिए आपकी सर्वेलेंस करते हैं, आपको अकेला महसूस करवाते हैं। ये सब बिना नार्सिसिस्ट के डायरेक्टली कुछ कहे हो जाता है। अब उसके लिए बोलने वाले लोग हैं और यही उसका गेम है। एम्पथ की टिपिकल रिस्पॉन्सेस। एक, डिफेंड करना। आप बार बार अपनी साइड समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन लोग सुनने नहीं आए, उन्हें सिर्फ फैसला देना है। दो, विथड्रॉ करना। आप आइसोलेशन में चले जाते हैं और मुझे किसी से बात ही नहीं करनी अब। थ्री, सेल्फ डाउट। क्या मैं वाकई एग्जैजरेट कर रहा हूं? शायद मैं ही टॉक्सिक हूं। इन्हीं रिस्पॉन्सेस से नार्सिसिस्ट को विक्ट्री मिलती है, बिना सामने आए, बिना लड़े। फ्लाइंग मंकीज के पीछे का साइकोलॉजी। कुछ लोग जेन्युइनली नाइव होते हैं, कुछ नार्सिसिस्ट से बेनिफिट पाते हैं, कुछ लोग ड्रामा के थ्रिल के एडिक्ट होते हैं और कुछ खुद इमोशनली इमेच्योर होते हैं। पर आप किसी के रीजन के लिए अपनी रियलिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। फ्लाइंग मंकीज से कैसे डील करें? वन, नो एक्सप्लेनेशन मोड। उन्हें कुछ समझाना बंद कीजिए। जो सच में आपके होंगे उन्हें एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। टू, इमोशनल डिटैचमेंट। किसी का गिल्ट, इमोशनल प्रेशर या इनडायरेक्ट मैसेजिंग इग्नोर कीजिए, ये आपके नर्वस सिस्टम के लिए जर है। तीन, बाउंड्रीज सेट कीजिए। मैं इस टॉपिक पर बात नहीं करना चाहता, मैं अपने हीलिंग के प्रोसेस में हूं, मुझे स्पेस चाहिए। शेर, ट्रस्टेड सर्कल को पहचानिए। दो से तीन लोग जिनसे आप ट्रूथफुली बात कर सके, वही आपका एंकर होंगे।
जब बाकी लोग आपकी नाव डुबोने की कोशिश करेंगे। 5. डोंट फॉल फॉर इमेज गेम्स। नार्सिसिस्ट की परफेक्ट इमेज से इंटिमिडेटेड मत होइए। आपको पॉपुलैरिटी नहीं, पीस चाहिए। कंक्लूजन। फ्लाइंग मंकीज नार्सिसिस्ट की चुप आर्मी होती है, जो सामने दिखते हैं नॉर्मल, पर उनकी लॉयल्टी उस सिस्टम से होती है जो आपकी इमोशनल रियलिटी को क्रश करता है। एम्पैथ के लिए सबसे पेनफुल हिस्सा यही होता है, जब वो पाता है कि अकेला नहीं है, बल्कि अकेला कर दिया गया है। पर यही मोमेंट आपके इंटरनल रेवोल्यूशन की शुरुआत बनता है। अब आप जान चुके हैं, हर मुस्कुराता चेहरा एलाई नहीं होता, और हर डिसएग्रीमेंट अब्यूज नहीं होता। चैप्टर 10, ब्रेकिंग फ्री, हाउ टू एस्केप द नार्सिसिस्ट्स वेब। आपने बहुत सहा है। आपने वो साइलेंस भी सहा है जिसमें आपकी आवाज खो गई थी, वो गिल्ट भी जो आपका था ही नहीं, और वो लव भी जो सिर्फ एक इल्यूजन था। पर अब आप यहां हैं, इस फाइनल चैप्टर में, और अब समय है निकलने का। न सिर्फ उस इंसान से जो आपको मैनिपुलेट करता रहा, बल्कि उस वर्जन से भी जो आप बन गए थे सिर्फ सरवाइव करने के लिए। एस्केपिंग अ नार्सिसिस्ट इज नॉट जस्ट लीविंग अ पर्सन, इट्स ब्रेकिंग अ पैटर्न। नार्सिसिस्ट से निकलना सिर्फ किसी व्यक्ति को ब्लॉक करने जितना आसान नहीं होता, क्योंकि नार्सिसिस्ट आपके मन, शरीर और भावना तीनों में अपनी जगह बना चुका होता है। आपके डिसीजंस, रिएक्शंस, सेल्फ वर्थ सब प्रभावित हो चुके होते हैं। इसलिए ये एग्जिट इमोशनल नहीं, साइकोलॉजिकल सर्जरी होती है। स्टेप 1, एक्नॉलेज दैट इट वाज अब्यूज। एम्पैथ के लिए सबसे कठिन चीज होती है ये मानना कि वो अब्यूसिव रिलेशनशिप में था। क्यों? क्योंकि नार्सिसिस्ट ने कभी गाली नहीं दी, कभी मारा नहीं, कभी खुला हमला नहीं किया, पर उसकी हर बात ने आपको इमोशनली क्रिपल किया। एक्सेप्ट कीजिए, लव बॉम्बिंग रियल था, गैसलाइटिंग रियल था, गिल्ट और कंफ्यूजन एक स्ट्रेटेजी थे, और आप सिर्फ इमोशनल नहीं, सिस्टमेटिकली कंट्रोल्ड हुए थे। यही पहला लिबरेशन पॉइंट है। स्टेप 2, कट कॉन्टैक्ट कंप्लीटली। नो कॉन्टैक्ट का मतलब होता है कोई मैसेज नहीं, कोई रिप्लाई नहीं, कोई चेक करना नहीं, कोई थर्ड पार्टी के जरिए बात नहीं, कोई क्लोजर डिस्कशन नहीं। क्लोजर कभी नार्सिसिस्ट से नहीं आता। क्लोजर आता है जब आप खुद से फिर से जुड़ते हैं। स्टेप 3, प्रिपेयर फॉर द हुवरिंग। हुवरिंग नार्सिसिस्ट की वो चाल जहां वो आपको वापस खींचने की कोशिश करेगा। मैं बदल गया हूं, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था, चलो फिर से एक बार बात करें। बिवेयर, ये चेंज टेम्पररी होता है। उसका मकसद होता है आपका इमोशनल गेट खोलना और फिर से कंट्रोल लेना। हुवरिंग को इग्नोर करना कठिन होगा, पर जरूरी भी। स्टेप 4, डीप्रोग्रामिंग द इनर नार्सिसिस्ट। नार्सिसिस्ट बाहर से चला गया, पर उसका वॉइस आपके अंदर रह जाता है। तू बहुत ज्यादा महसूस करता है, तू ड्रामा करता है, तेरे बिना मैं क्या था, तू ही ज्यादा गलत था। ये आवाजें अब आपकी अपनी बन गई हैं। आपको इन आवाजों को पहचानना होगा और उन्हें चैलेंज करना होगा। हर बार जब आप खुद को जज करें, खुद से पूछिए, क्या ये मेरी सच्ची आवाज है या उसके प्लांटेड वर्ड्स हैं? स्टेप 5, बिल्ड अ न्यू नैरेटिव। अब आप पुराने पैटर्न से बाहर आ चुके हैं। अब समय है अपना नया सेल्फ नैरेटिव बनाने का। आप वीक नहीं हैं, आप डीपली फीलिंग इंसान हैं। आप टॉक्सिक नहीं हैं, आप हीलिंग की कोशिश कर रहे थे। आप गलिबल नहीं है, आप बस भरोसा करना जानते हैं। और अब आप सीख चुके हैं किसे नहीं करना चाहिए। एल स्टेप 6, थेरेपी, सपोर्ट एंड रिफ्लेक्शन। इमोशनल अब्यूज के बाद थेरेपी सिर्फ लग्जरी नहीं, नेसेसिटी है। एक ऐसा स्पेस जहां आप बिना जजमेंट के अपनी स्टोरी कह सके, एक ट्रेन्ड माइंड जो आपकी ट्रॉमा बॉन्ड को खोल सके, एक मिरर जो आपको दोबारा खुद से मिलवा सके। अगर थेरेपी पॉसिबल नहीं है, तो जर्नलिंग, सपोर्ट ग्रुप्स या एक ट्रस्टेड फ्रेंड भी हीलिंग के दरवाजे खोल सकते हैं। स्टेप 7, रिकनेक्ट विद द रियल यू। नार्सिसिस्ट ने आपको ऐसा बना दिया था जो हर समय वैलिडेशन ढूंढता था, जो खुद से डरा हुआ था। अब वो डर गिराने का समय है। वो हॉबीज याद करिए जो आप छोड़ चुके थे, वो लोग जिनसे आप कट ऑफ हो गए थे,
वो बाउंड्रीज जो आपने ढीली कर दी थी, अब आप फिर से अपनी दुनिया बना सकते हैं। नार्सिसिस्ट के विदाउट परमिशन, द स्पिरिचुअल शिफ्ट फ्रॉम विक्टिम टू विटनेस। अब जब आप बाहर निकल चुके हैं, तो आप खुद को सिर्फ सर्वाइवर नहीं मानते, आप अब विटनेस हैं। उस मैनिपुलेशन के, उस इमोशनल मेज के, उस पैटर्न के जो आपने तोड़ा है। आपने सिर्फ किसी टॉक्सिक इंसान से रिश्ता नहीं तोड़ा, आपने खुद से जुड़ने का रास्ता खोला है। कुछ बातें जो आपको याद रखनी चाहिए। नार्सिसिस्ट कभी आपको पूरी तरह नहीं जानता था। वो सिर्फ आपकी वीकनेसेस को पढ़ पाया। आपकी एम्पैथी, सेंसिटिविटी और फॉरगिवनेस कभी आपकी गलतियां नहीं थी। अब आप अकेले नहीं हैं। आपके जैसे हजारों लोग हैं जो इसी सफर से गुजरे हैं। हीलिंग लीनियर नहीं होती, पर हर पड़ाव आपको थोड़ा और आजाद करता है। आप आज कहाँ हैं? शायद आप अब भी कभी कभी याद करते हो। शायद कुछ चीजें ट्रिगर करती हो। शायद कोई गाना, कोई जगह, कोई पुरानी मैसेज थ्रेड। पर फर्क ये है, अब आप वो इंसान नहीं रहे जो उस केज में रहना लव समझता था। अब आप जानते हैं, प्यार कंट्रोल नहीं होता, प्यार क्लैरिटी लाता है। कंफ्यूजन नहीं, फाइनल मैसेज। ब्रेकिंग फ्री एक एक्ट नहीं, एक इनर रेवोल्यूशन है। अब आप उस वेब से बाहर आ चुके हैं। और अब जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे, आप सिर्फ नार्सिसिस्ट को नहीं देखेंगे, आप खुद को देखेंगे, एक वॉरियर की तरह,